फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। लास्ट वीडियो में आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, जिसमें आपने 15 क्वेश्चंस लगभग हर किसी के 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन सही थे। और आज हम शुरू करेंगे 16 के नंबर से क्वेश्चन। ठीक है, जो सीटेट अभी पहली बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो बता दूं कि सीटेट का प्रीवियस का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी कि सीडीपी पे हमारा फोकस है, और मैं आप लोगों को सारा सीरीज कराऊंगा। ये अभी 15 से मैंने स्टार्ट किया मेनली, फिर उसके पीछे भी अगर हमें जाना होगा तो चले जाएंगे। अभी हम 15 से जो है 19 तक के जितने पेपर हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला ही पेपर है हमारा 15 का, और इसको हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ठीक है, आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका। ओके, अभी मैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इसमें पढ़ूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि पेपर दोनों में आता है तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, या आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है? आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, या शुरू और अंत में? या आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए? So our question is, which one of the following would be the most effective way of conducting assessment? Assessment should be at the end of the session, or assessment is an inbuilt process in teaching learning. Assessment should be done twice in an academic section, at the beginning or at the end. Assessment should be done by an external agency एंड नॉट बाय द टीचर। तो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को एक्सक्लूड करना आना चाहिए। जब भी आप 4 आपको सही ऑप्शन मिले गए हैं, ठीक है, उनमें से किसको एक्सक्लूड करेंगे? बाय एजेंसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ा रहा है उससे अच्छा आकलन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और आकलन एक शैक्षणिक सत्र में, ठीक है, अगर एक सेशन की बात करें तो एक बार शुरू में करना चाहिए, अंत में ऐसा भी नहीं, क्योंकि जो है असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 चीज़ें हैं, ठीक है, उसके। तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। सो राइट आंसर इज असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, जैसे आपने कुछ पढ़ाया, उसके जस्ट बाद आप बच्चों से कुछ पूछ लीजिए, तो वो आपको फीडबैक भी मिल जाएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं तो आप उससे अपनी मेथड चेंज करेंगे, या जिस तरीके से उदाहरण और आपने देने तो आप देंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोगों को जब कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं घुमा फिरा के, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित? अगला प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, या सामयिक चिंतन, या अहमवादी चिंतन? अब इसमें बहुत से लोग जो है इंग्लिश में जाना चाहेंगे, तो हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी? अब आप इजीली कर लेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग, या इगोइस्टिक थिंकिंग? तो यहाँ पर सीधे सीधा उत्तर हो गया पहला, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए हमारी, यानी कि अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? ठीक है, अगर वाइगोत्स्की अभी होते तो वो किस कथन से सहमत होते? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, या बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो एकदम सीधी-सीधी यहाँ पे उत्तर हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे नहीं, पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोत्स्की एग्री विथ? So Vygotsky will be agree with the children learn through social interaction with peers and adults. जी हाँ, राइट आंसर हो गया हमारा कि बच्चे जो हैं समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। क्योंकि अगर सामाजिक कहीं पे भी समाज से सीखने की बात आती है तो वाइगोत्स्की जो है इसके प्रबल जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको ये है प्रमोट करने वाले थे उसको। ठीक है, तो वो उनका मानना यही था कि बच्चा जो भी है वो क्या करता है कि अपने सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से और अपने बड़ों से सीखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया पहला। अगला देखते हैं, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की ही बातें होती हैं, और जो तो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीते बर्तन के समाप्त होते हैं जिन्हें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। Children are curious beings who use their own logic and abilities to explore the world around them. Adult-like in their thinking, and there is a quantitative increase in their as they grow up. So the right answer is first one. ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला हमारा उत्तर
सही हो गया। अगला देखते हैं, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब बच्चे त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, तो क्या है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं या बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है? तो बिल्कुल सीधा उत्तर आ गया हमारा दूसरा ही यहाँ पे सही है, क्योंकि बच्चे जो क्या हैं वो अपनी एक तरह से मिस्टेक्स भी क्या हैं या एरर्स क्या हैं, लर्निंग पार्ट हैं, ठीक है, ये भी हमें सिखाती हैं। तो इस तरह से अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस एरर इज करेक्ट? इट इज चिल्ड्रंस एरर आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दोस्तों एकदम फटाफट हम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ लिया आप लोगों ने, पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए। जो पहली बार भी देख रहे हो उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। और कहीं पे भी आपको स्पीड में लगे या कुछ और डिटेल में समझना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोगों को आराम से भी कोई भी टॉपिक बता दूंगा। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम अपनाएं, नहीं वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, बिल्कुल गलत। स्टार्टिंग में जब हमें गलत कहीं पे भी निगेटिव थिंकिंग की यहाँ पे बात नहीं करनी है। जब भी आप पेडागोजी देख रहे हैं, निगेटिव बातें जहाँ पे हैं उनको अधिकतर इग्नोर कीजिए, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। उन शिक्षार्थी का पता लगाएं जो अच्छी तरह अंग्रेजी बोल लेते हैं ना। अपने शिक्षार्थी को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों से प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही आंसर ही हो गया हमारा, ठीक है। किस लिए करना है? टीचर नीड्स टू इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स in her class feel accepted and valued. To do this, the teacher should get to know the social and cultural background of her students and encourage diverse opinion in the class. ठीक है, हर किसी के जो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड के बारे में शिक्षक को पता हो, तो उस हिसाब से उदाहरणों के द्वारा हर किसी के उदाहरण के द्वारा उन्हें समझा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके टेस्ट में भिन्नता है, मूल्यों में, अभिक्षमता में, अधिगम शैली में या परावर्तकता स्तर में, ठीक है। सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन ए क्वाइट रूम, whereas मदन लाइक्स टू स्टडी इन ए ग्रुप with his friends. This is because of difference in their values, aptitudes, learning style और level of reflectivity, ठीक है। तो ये है उनका जो है एकदम अधिगम शैली, जो उनकी लर्निंग स्टाइल है उसमें अंतर है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में भाषिक विभिन्नताएं बहुत हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, या विद्यालयों में उन्हीं बच्चों को प्रेरित नहीं, शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में व्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को कहीं पे भी हेसिटेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो इंडिया हैज़ a lot of linguistic diversity. In this context, what is the most appropriate statement about multilingual classroom at primary level, especially class 1st and 2nd? The teacher should respect all languages and encourage children to communicate in all of them. Next question is, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। What is meant by nature? In nature, nurture, controversy, the environment around us, biological given on the hereditary information, temperament of an individual, complex forces of the physical and social world. तो प्रकृति जो है यहाँ पे वो है आपका जो हमारे आसपास का वातावरण है। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और पर्यावरण का ध्यान किया जाता है। जनसंचार माध्यम की पहुंच बॉडी और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार के माध्यम का प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया नहीं कर पाते, तो नहीं तो रहता है बिल्कुल। देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Mass media is becoming a very important agency of socialization. Which one of the following is the most appropriate estimate? Media is a very good way to advertise and sell products. यहाँ पे एडवर्टाइज की बात ही नहीं की है, इसको देखना आपने समाजीकरण की बात की है, तो ये पहला उत्तर हमारा सीधे गलत हो गया। और done by the parents and family only, ये भी नहीं है। Access to mass media is growing and mass media influence attitude, values and beliefs. So it is the right answer. ठीक है, जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बिल्कुल आप लोगों ने देखा भी, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे
किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, पूछा है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर है कि केवल कक्षा में सीखते हैं, वो सीधे सीधे गलत हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखिए। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। हाउ चिल्ड्रन लर्न, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू दिस एस्पेक्ट? चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, क्योंकि कहीं बच्चा कहीं पे भी सीख सकता है। सबसे पहले तो वो अपने घर में ही कुछ भी चीज़ें सीखता है। ठीक है, परिवार को ही उसकी प्राथमिक पाठशाला माना गया है। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना नहीं, अंक लाने के लिए बिल्कुल नहीं करना, गलत हो गया। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना भी गलत है, कठोर दंड तो करना ही नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज शुड a primary school teacher adopt to motivate her student? That is, help children set goals as per their interests and support them in working towards the same. तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन दोस्तों जरूर आप पूछिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण एक प्रमुख कारक है? ठीक है, समाजीकरण का प्रमुख कारक क्या हो गया? परिवार हो गया, सीधा सीधा उत्तर हमारा पहला ही। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? फैमिली, बिकॉज यू सी हियर दैट it's not a primary agency, not a computer, not heredity, not political. Okay, family is the primary agent of socialization. अभी अभी अपने देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह से रिलेट था। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप देखिएगा और इससे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि परिवार ही क्या समाजीकरण का प्रमुख कारक है। अभी हमने कहा था ना कि बच्चे केवल अक्षर सीखते हैं, वो उत्तर गलत था। तो इस तरह से गलत था क्योंकि परिवार जो है समाजीकरण का प्रमुख कारक माना जाता है। दोस्तों कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, और लाइव क्लासेस नहीं हो रही करके भी आप लोगों का मन रहा था कि लाइव क्लासेस में थोड़ा सा अभी आजकल मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से जो है लाइव क्लासेस नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसको देखिए और इसमें अपना खूब प्यार दिखाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। कोई भी आपको सीटेट से संबंधित, टेट से किसी भी टीचिंग एग्जाम में कोई भी दिक्कत आ रही है तो ज़रूर पूछिएगा। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। चाहिए सिर्फ छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी बिल्कुल गलत है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी लेते हैं। ठीक है, या करते हैं, एकदम सही उत्तर है। ठीक है, तो हमें अन्य की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजी स्टडीज सिंस चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से बच्चे जो हैं एक दूसरे को लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित करता है। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया से बोला था, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, या गणित गति समन्वय अक्षमता, या डिस्प्रैक्सिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको चार जो है ऑप्शन मिल जा रहे हैं आपको, क्योंकि इनमें से इन चारों में से घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिसमें डिसलेक्सिया मोस्ट फेवरेट है। टेट एग्जाम में आप कहीं पर भी देखें तो डिसलेक्सिया ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पठन अक्षमता। ठीक है, तो औसत बुद्धि वाला बच्चा अगर भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो वो कह रहा है कि पढ़ नहीं पा रहा है ना, तो पठन अक्षमता होगी, डिसलेक्सिया होगी, सीधा सीधा उत्तर हमारा। फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, a child with normal intelligence shows difficulty in reading and comprehending language. It indicates that the child is showing symptoms of dyslexia. तो अब आपको ये तीन चारों जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। तीन भी इस क्वेश्चन की मदद से आप समझ गए हैं कि अगर डिस्ग्राफिया कहा जा रहा है तो वो लिखने के संबंधी है। अगर डिसकैलकुलिया कहा जा रहा है, कैलकुलेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, गणितीय अक्षमता, गणित के कैलकुलेशन करने में बच्चे को कठिनाई होगी। अगर डिस्प्रैक्सिया कहा जाएगा तो गति समन्वय। ठीक है, जो यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहा जाता है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, जब भी उसकी मतलब मूवमेंट में या कहीं पे चलने में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, लिखने में जैसे कलम पकड़ने में या इस तरह की कोई दिक्कत हो, तो उसको डिस्प्रैक्सिया में रखा जाता है। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन जो है आपके पार्ट 1 के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। ठीक है, और इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।